30 मार्च 1994 बेंगलुरु के रिचमंड रोड के घर में भारी भीड़ जमा थी क्योंकि पुलिस फोर्स और मेडिकल टीम की मौजूदगी में घर के आंगन में खुदाई चल रही थी और एक वीआईपी एरिया में ऐसे किसी घर के अंदर खुदाई होना वहाँ की पारिवारिक इज्जत और परंपराओं के बिल्कुल खिलाफ था। इसलिए वहाँ काफी अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन इसकी शुरुआत उसी घर में रहने वाले मुरली मनोहर मिश्रा के कहने पर हुई थी और जब खुदाई पूरी हुई तो ऐसे दृश्य निकलकर सामने आए जिन्हें देख सबके होश उड़ गए थे। पुलिस को मिली इस डेड बॉडी को न सिर्फ पहचानना मुश्किल था बल्कि मेडिकल टीम के लिए भी कई सवाल खड़े कर दिए थे। आखिर किसकी थी ये बॉडी और जिस अवस्था में डेड बॉडी को पाया गया था उसे देख ऐसा लग रहा था कि बॉडी को जिंदा दफनाया गया था। पर सबके पैरों तले जमीन तो तब निकल गई जब शकीर नवाजी का नाम सामने आया। एक रईस, खानदानी और बड़े घर की बेटी का ऐसे ताबूत में डेड पाया जाना एक बहुत ही बड़ी बात थी। किसी को भी यकीन नहीं हुआ क्योंकि जिस परिवार से वो थी उनके पास सब कुछ था। लोग बस हैरान थे और भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ था जब किसी डेड बॉडी को निकालते समय उसे रिकॉर्ड किया गया था। और ये खबर मीडिया के लिए बहुत ही बड़ी स्टोरी बन गई थी क्योंकि क्राइम इतना घिनौना था कि सुनने वालों तक की रूह कांप गई थी। पर अब बड़ा सवाल ये था, आखिर कौन थी शकीर नवाजी और ऐसा क्या हुआ कि उन्हें उन्हीं के घर से खोद के निकालना पड़ा। Presumed missing, Shakir Namazi. Shakir Namazi, high profile, wealthy and beautiful, was missing. Granddaughter of the former Diwan of Mysore, the oldest aristocratic families of Karnataka. केस में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने इस केस में कुछ ऐसे लूप होल्स पे सवाल उठाए हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फाइनल जजमेंट में भी कवर नहीं किया। शकीला खलीली, जिनका जन्म 27 अगस्त 1947 को मद्रास में शकीर नवाजी के रूप में हुआ था, एक प्रतिष्ठित भारतीय फारसी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनका परिवार 20वीं सदी की शुरुआत से ही सिंगापुर में बस गया था, जिसकी वजह से शकीरा ने अपनी स्कूलिंग भी सिंगापुर से ही की थी। खूबसूरत होने के साथ साथ वो पढ़ाई में भी काफी होशियार थी। वो मैसूर के दीवान सर मिर्जा इस्माइल की पोती थी और मैसूर का दीवान होना एक बहुत ही बड़ी बात थी, जिसके चलते लोग उनकी काफी इज्जत भी किया करते थे। विरासत में मिली इस बेशुमार ताकत और रुतबे की वजह से लोग शकीरे को भी काफी इज्जत दिया करते थे। पर खानदानी रईस होने के बावजूद भी शकीरे ने खुद का भी एक बड़ा रियल एस्टेट बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया था। साल 1965 महज 18 साल की उम्र में शकीरे की शादी उन्हीं के कजन ब्रदर अकबर मिर्जा खलीली से कर दी गई। मिर्जा खलीली खुद भी उस वक्त के जाने माने शख्सियत थे और भारत सरकार के साथ भी उनके काफी अच्छे ताल्लुकात थे। खून का रिश्ता अब पति पत्नी के रिश्ते में बदल चुका था और एक इंडियन डिप्लोमेट होने के नाते उनकी पोस्टिंग इंडिया से बाहर कभी ईरान तो कभी ऑस्ट्रेलिया में होती थी। खलीली फैमिली की 4 बेटियां थी, ज़ेबुंदे, सबा, रिहाने और बेगम स्मिथ। लेकिन मिर्जा खलीली की पोस्टिंग ईरान में एज एम्बेसडर होने के बाद वो काफी अकेली पड़ गई थी। शकीरे बाहर से तो काफी खुश थी मगर अंदर ही अंदर उनका अकेलापन उन्हें सताए जा रहा था। उनके पति का काम के सिलसिले में उनसे दूर रहना उनकी बेबसी को बढ़ावा दे रहा था। लेकिन शकीरे की जिंदगी ने तब करवट ली जब उनकी लाइफ में मुरली मनोहर मिश्रा नाम के एक शख्स ने दस्तक दी, जिन्हें बाद में स्वामी श्रद्धानंद के नाम से भी जाना गया। मुरली मनोहर की शकीरे से पहली मुलाकात 1983 में दिल्ली के रामपुर की बेगम के घर पर हुई थी। उन्हें शहरी जमीनों और एसेट मैनेजमेंट में काफी माहिर माना जाता था एंड ये वही स्किल था जो उस वक्त शकीरे का काफी काम आ सकता था क्योंकि वो बेंगलुरु में अपनी प्रॉपर्टी से जुड़ी कई समस्याओं से जूझ रही थी। एंड इसी वजह से शकीरे ने मुरली मनोहर को बेंगलुरु आने का इन्विटेशन दिया ताकि वो उनकी मदद कर सके। नतीजे में यह हुआ कि मुरली मनोहर बेंगलुरु शिफ्ट हो गए और शकीरे के घर के एक हिस्से में रहने लगे ताकि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में उन्हें डायरेक्ट सपोर्ट कर सकें। शकीरे की जिंदगी में उनकी एंट्री पूरी तरह से एक प्रोफेशनल हेल्पर के तौर पर हुई थी। पर इधर दूसरी तरफ शकीरे की अपनी पति से दूरियां बढ़ती गई, उनके बीच लड़ाइयां बढ़ने लगी और कुछ समय के बाद उनकी बेटियां भी इटली मूव हो गई, जिसने शकीरे को और अकेलेपन की तरफ धकेल दिया था। एक कामयाब, इज्जतदार और आकर्षित व्यक्ति की बीवी होने के बावजूद भी वो खुद की अपनी कोई पहचान नहीं बना पा रही थी एंड यही बात कहीं ना कहीं उन्हें खाई जा रही थी। एंड इसी बात से परेशान होकर उन्होंने अकबर खलीली से डिवोर्स लेने का फैसला किया एंड शादी के लगभग 20 साल बाद यानी कि 1985 में उन्होंने मिर्जा खलीली को तलाक दे दिया। इधर मुरली मनोहर और शकीरे के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। मनोहर अब सिर्फ एक हेल्पर नहीं बल्कि एक अच्छे लिसनर का भी रोल अदा कर रहे थे।
4 बेटियां होने की वजह से शकीरे की हमेशा से एक बेटे की चाह थी और मुरली मनोहर ने उन्हें यह भरोसा दिलाया कि वो अपनी जादुई शक्तियों से उन्हें एक बेटा देंगे। लेकिन दोनों के बीच बढ़ते इस रिश्ते से उनके घर वाले और बेटियां बिल्कुल भी खुश नहीं थे। पर शकीरे ने फैसला कर लिया था, वो अब जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी। और डाइवोर्स के महज 6 महीने बाद दुनिया की परवाह ना करते हुए शकीरे ने मुरली मनोहर मिश्रा से 7 जन्मों की कस्में खाकर 17 अप्रैल 1986 को शादी कर ली। शादी के बाद दोनों बेंगलुरु के 81 रिचमंड रोड वाले घर में मूव कर गए और दोनों ने अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा ली। लेकिन शकीरे की शादीशुदा जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आने के बाद भी उन्होंने अपने माता पिता और बेटियों से रिश्ता बनाए रखा और समय समय पर अपनी दूसरी बड़ी बेटी सबा से मिलना और बाकी बेटियों से फोन पे बात करना जारी रखा। शादी के बाद शकीरा ने मुरली मनोहर मिश्रा पर सिर्फ अपना प्यार और भरोसा ही नहीं बल्कि अपनी दौलत भी लुटा दी थी। उन्होंने मुरली के हक में एक वसीयत तैयार करवाई थी और साथ ही उसे अपना एजेंट और अटॉर्नी बनाने के लिए एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे दी थी। इसके अलावा शकीरे ने कई बैंक अकाउंट्स भी मुरली के साथ जॉइंट नाम पर खोले। इतना ही नहीं, दोनों ने मिलकर एक प्राइवेट कंपनी भी बनाई, SS हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें सिर्फ वही दोनों पार्टनर थे। शुरुआत में सब कुछ एक ख्वाब जैसा लग रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जब इश्क सर पर सवार हो जाए तो उसे संभालना और भी मुश्किल हो जाता है। एंड फिर अचानक से एक दिन शकीरे ने अपनी बेटियों को कॉल करना और अपनी माँ गौहर नवाजी से मिलना बंद कर दिया। जब सबा को अपनी माँ से कोई फोन नहीं आया और वो खुद भी फोन के जरिए उनसे संपर्क नहीं कर पाई तो उसने मुरली मनोहर मिश्रा से पूछताछ की। उसने बताया कि शकीरे हैदराबाद चली गई है। फिर जून 1991 में जब सबा ने दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो मुरली ने नया बहाना बना दिया, कहा कि शकीरे कच गई है। बार बार बदलती इन बातों से परेशान होकर सबा सीधे बेंगलोर पहुंची, लेकिन वहां भी उसे अपनी माँ का कोई सुराग नहीं मिला। अब मुरली ने एक और कहानी गढ़ी, कहा कि शकीरे प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी के लिए अमेरिका चली गई है और वहां रूजवेल्ट हॉस्पिटल में भर्ती है। सबा ने जब खुद जांच पड़ताल की तो पाया कि रूजवेल्ट हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में शकीरे के नाम या उसकी पहचान से कोई महिला भर्ती ही नहीं थी। I said, Swamiji, you told me this hospital Roosevelt or something like that. I said, how come she's not there? एंड जब सबा ने उसे इस झूठ पर घेरा तो मुरली ने एक नया दावा किया कि शकीरे दरअसल लंदन गई है। Oh, I was just playing the fool because I knew you'll try and contact her, and this rest is so crucial that I didn't want to tell you where she is. She's in London. She's perfectly fine. लेकिन मुरली के सारे झूठ उस वक्त पूरी तरह बेनकाब हो गए जब सबा ने एक दिन बॉम्बे के एक होटल रूम में उसके पास शकीरा का पासपोर्ट देखा। एक नज़र में ही साफ हो गया कि पासपोर्ट पर कोई भी अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या किसी भी देश की यात्रा की एंट्री नहीं थी। एंड यही वो पल था जब शकीरे को पूरी तरह कंफर्म हो गया कि दाल में कुछ काला है। इसके बाद वह बेंगलुरु लौटी और अशोकनगर पुलिस स्टेशन में 10 जून 1992 को एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई, जो महिला गुमशुदगी के केस के रूप में CR नंबर 417/1992 पर रजिस्टर हुई। शकीरे की गुमशुदगी की तलाश शुरुआत में कुछ खास गंभीरता से नहीं हुई। डीप इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ उस वक्त। जो पहले रजिस्टर हुआ और प्रेशर होते हैं दूसरे काम का बारे में, इसलिए ज्यादा अटेंशन नहीं दी थी। पुलिस ने बेंगलोर एयरपोर्ट से लेके उन सभी लोगों से पूछताछ करी जो शकीरे को जानते थे, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी अहम सुराग नहीं लगा। और जब पुलिस की शक की सुई मुरली मनोहर मिश्रा पर आकर टिकी तो उन्हें पुलिस स्टेशन आने को कहा गया। अपने बयान में मुरली मनोहर ने बताया कि उसे खुद नहीं पता कि शकीरे कहाँ हैं और कहा कि शकीरे का अपनी नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ लगातार चल रहा कानूनी विवाद उसे गहरे डिप्रेशन में ले गया था। और उसी डिप्रेशन में जब वह खुद बेंगलुरु से बाहर था, शकीरे गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी। और जब पुलिस को कोई भी अहम सबूत हाथ नहीं लगा तो पुलिस ने मुरली मनोहर मिश्रा को इनोसेंट बताते हुए इस केस को शट डाउन करने का सोचा। लेकिन कहते हैं ना, सच कितना भी छुपाया जाए एक दिन खुद ब खुद सबके सामने आ ही जाता है। 1994 में सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने इस केस को टेक ओवर करते हुए केस में फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। एंड उसी टीम के हेड कांस्टेबल महादेवा ने जब शकीरे के घर में रहने वाले नौकर राजू से पूछताछ करी तो राजू ने घर के आंगन और एक बड़े लकड़ी के बॉक्स के बारे में जिक्र किया। ये बात पुलिस को थोड़ी अटपटी लगी। एंड और सवाल करने पर राजू ने बताया कि इस बॉक्स को स्वामी श्रद्धानंद ने बनवाया था, यानी कि मुरली मनोहर मिश्रा ने। उस दिन दोपहर के टाइम में उधर से बॉक्स लेके आने के लिए बोला था स्वामी जी ने। उस समय मुरली मनोहर मिश्रा US में रह रहे थे एंड उन्हें इंडिया आकर सरेंडर करने को कहा गया। और पुलिस ने जब इस बार थोड़ी सख्ती दिखाते हुए श्रद्धानंद से सवाल किए
तो उसने ये कन्फेस कर दिया कि शकीरे की हत्या उसी ने की थी और उसने कुछ ऐसे राजों से पर्दा हटाया जिन्हें सुन सब दंग रह गए थे। और जब पुलिस के द्वारा श्रद्धानंद को उसी जगह पे ले जाया गया जहां उसने शकीरे को दफनाया था, तो बॉक्स के अंदर एक लाल और 2 ब्लैक कलर की रिंग्स मिली, जिसे शकीरे की मदर ने आइडेंटिफाई किया और गले में लिपटे स्लीपिंग गाउन को उसी घर में काम करने वाली मेड ने। और फोरेंसिक रिपोर्ट से भी ये कंफर्म हो गया था कि बॉडी शकीरे की ही थी। एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी थी। पर अब बड़ा सवाल ये आता है कि श्रद्धानंद ने इतना बड़ा अपराध क्यों किया। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि शकीरे के गायब होने के बाद मुरली ने उसकी प्रॉपर्टीज को बेहद तेजी से बेचना शुरू कर दिया था। 30 और 31 मार्च 1992 में सिर्फ 2 दिनों में मुरली ने शकीरे की जमीन से निकाले गए 34 प्लॉट अलग अलग लोगों को रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिए बेच डाले। उसने ये डील्स उस जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करके किए जो शकीरे ने कभी उसके नाम पर दी थी। और शादी के 5 साल बाद जब शकीरे और मुरली के बीच लड़ाइयाँ बढ़ने लगी और शकीरे को ये समझ आने लगा कि जिस इंसान से वो प्यार करती है उसकी नज़र तो बस उसकी प्रॉपर्टीज और दौलत पर है। एंड 28 मई 1991 को मुरली मनोहर ने स्लीपिंग पिल्स की एक हैवी डोज शकीरे को दी और बेहोशी की हालत में उसे उसी लकड़ी के बॉक्स में जिंदा दफना दिया। क्रूरता और बेरहमी से किए गए इस अपराध को कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस करार दिया, क्योंकि ये कोई हादसा नहीं था बल्कि पूरी तरह से सोची समझी पहले से की गई प्लानिंग थी। एंड हत्या के 9 साल बाद कोर्ट ने स्वामी श्रद्धानंद को फांसी की सजा सुना दी। Having accepted the submissions made on behalf of the prosecution, has ordered that the accused be sentenced to death and he should be hanged till his death. हालांकि 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट को चेंज करते हुए स्वामी श्रद्धानंद की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। लेकिन इस केस में बहुत सारे लूपहोल्स हैं जिन पे हमने सवाल उठाए हैं। केस में सबसे कमजोर कड़ी ये है कि स्वामी श्रद्धानंद को जो सजा सुनाई गई वो उनके खुद के कन्फेशनल स्टेटमेंट के बेस पर दी गई, लेकिन एज पर दी लॉ किसी के बयान के बिहाफ पर उसे सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि कोर्ट में ये एक वैलिड एविडेंस नहीं माना जाता। दूसरी बात, जब स्वामी श्रद्धानंद को गिरफ्तार करने के बाद उसे उसी घर में लाया गया तो घर के दरवाजे का ताला उसी चाबी से खोला गया जो स्वामी के पास थी। और किसी भी केस में ऐसी चीजों को सीज कर लिया जाता है ताकि एविडेंस से छेड़छाड़ ना हो सके। तीसरा बड़ा सवाल, प्रोसिक्यूशन ने यह दावा किया कि शकीरे की चाय में नशे और नींद की गोलियां मिलाई गई थी, लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए कोर्ट में कोई भी सबूत नहीं दिया गया। अगर स्वामी ने सच में शकीरे की हत्या की होती तो यूएस में होने के बावजूद भी वो इंडिया आकर पुलिस को सरेंडर क्यों करते। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, पुलिस ने बताया कि घर के अंदर से नशे और नींद की गोलियां बरामद की गई। बट आई एम सरप्राइज्ड कि अगर कोई इतना शातिर है जो इतने सालों तक मर्डर करने के बाद भी पकड़ा नहीं गया, वो भले ऐसे ही घर के अंदर नशे और नींद की गोलियां क्यों छोड़ेगा जो इतनी आसानी से पुलिस के हाथ भी लग जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या सच में इन सब के पीछे स्वामी श्रद्धानंद का ही हाथ है या फिर बहुत बड़े राज आज भी उसी घर में दफन है?